हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में हम लोग ग्रेविटेशन देख रहे थे। ग्रेविटेशन की एक वीडियो हो गई थी और आज जो दूसरी वीडियो बनने वाली है यह आपका इसमें लिफ्ट है ना। लिफ्ट में पिंड का भार पढ़ने वाले हैं हम लोग। लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें रहेगा और भी कुछ पृथ्वी का रेडियस, पृथ्वी के मास से संबंधित जो इक्वेटर पर और पोल पर जो अलग अलग वैल्यू होती है जी की, उन चीज़ों को इसमें आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइज सबसे पहले जो लिफ्ट में पिंड का भार है इसको पढ़ेंगे। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि पिंड का भार क्या होगा जब वो एक समान गति से गिरती है, जब पिंड का भार ज़्यादा त्वरण से गिरती है और उसके अंदर जो पिंड है उसका त्वरण ग्रेविटेशन त्वरण होता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है। तो मतलब लिफ्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो हम लोग कभी कभी फंस जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से ये होता है। तो आइए आज हम लोग लिफ्ट को पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। अगर पूरी वीडियो आप देखते हैं तो मेरा वादा है कि आप कभी भी लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में आप नहीं फंसेंगे, क्योंकि वो होता है कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाने की वजह से। लेकिन आज जो हम लोग जिस बातों पर चर्चा करेंगे बहुत ही बेहतरीन है। तो ये स्टार्ट करते हैं कि लिफ्ट में पिंड का भार क्या पढ़ेंगे। लिफ्ट में पिंड का भार, तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं कि लिफ्ट में पिंड का भार जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है ना, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड में खड़े व्यक्ति को लगता है कि मेरा भार जो है बढ़ गया है, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। और जब लिफ्ट नीचे आती है तो जो उसमें व्यक्ति है उसको लगता है कि मेरा भार जो है थोड़ा घट गया है। तो यह घटा हुआ प्रतीत होता है, घटता नहीं है लेकिन प्रतीत होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। तो देखिए एक तो हुआ कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार उसको बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और दूसरा है कि जब लिफ्ट नीचे आएगा तो जो उसमें व्यक्ति स्थित है, खड़ा है, उसको उसका भार घटा हुआ प्रतीत होता है। तो ये जो एक नंबर कंडीशन है और दो नंबर कंडीशन है, इसको आप तुरंत याद रख लें कि जब ऊपर जाता है तो बढ़ा हुआ, और याद रखने वाली बात नहीं है। अगर आपने कभी लिफ्ट में कभी ऊपर नीचे किया होगा तो आपको ये बात फील होती है कि वो ऊपर जाने लगता है वजन बढ़ गया, और नीचे उतरने लगता है वजन मतलब घट गया। तो ऐसा होता है। तो एक और दो तो सेम कंडीशन है कि एक में बढ़ा हुआ और एक में घटा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा कंडीशन देखिए क्या है मित्र, थर्ड कंडीशन है कि जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर या नीचे गति करती है, जब समान क्या हो, त्वरण समान हो, है ना, बराबर, ऊपर भी सेम गति से और उस नीचे भी सेम गति से, ऊपर नीचे, है ना, समान गति से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। उसको लगता है कि मेरा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे था वैसे था। ये कब होता है, जब लिफ्ट में जो चढ़ने और लिफ्ट जो ऊपर जाती है वह अगर एक समान गति से जाती है तो लिफ्ट के अंदर मौजूद व्यक्ति को उसका भार ना तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब वह नीचे एक समान गति से आती है तो उसको अपना भार घटा हुआ भी प्रतीत नहीं होता है। तब फिर व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत कब होता है, वह तब होता है जब लिफ्ट किसी गति से ऊपर जा रही है, ठीक है, और जब किसी त्वरण से नीचे रही, किसी त्वरण से ऊपर जा रही है, और अगर दोनों में मतलब अगर त्वरण एक समान है, एक समान त्वरण से जा रही है, तो ना तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है ना तो भार घटा हुआ प्रतीत होता है। अब देखिए चौथा जो कंडीशन है और जो पांचवा कंडीशन है ये दोनों सेम है। चौथा कंडीशन में क्या होता है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही होती है और रस्सी टूट जाए, है ना, लिफ्ट नीचे आ रही हो और रस्सी टूट जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लिफ्ट भी धरती के ग्रेविटेशनल त्वरण से ही नीचे गिरती है और उसके अंदर जो पिंड है वह भी उसी त्वरण से नीचे गिरती है, और इस कंडीशन में जो पिंड के अंदर व्यक्ति है उसको भारहीनता महसूस होता है, उसको लगता है कि मेरा बॉडी का कोई वेट है ही नहीं। आइए देख लेते हैं क्या है चौथा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में उपस्थित पिंड, लिफ्ट में जो पिंड उपस्थित है, लिफ्ट में जो लोग उपस्थित है, उपस्थित पिंड का भार शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। उसको लगता है कि मेरा कोई भार है ही नहीं, और ये क्या है, यही भारहीनता की स्थिति होती है ना गाइज। ये क्या होती है, भारहीनता की कंडीशन हो जाती है। तो उसमें क्या लगता है, आदमी को अपना भार कुछ महसूस ही नहीं होता, वो भारहीनता की स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये था चौथा कंडीशन कि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए और वह लिफ्ट मुक्त पिंड की भांति गिरे, तो लिफ्ट के अंदर जो आदमी मौजूद है उसको क्या लगता है कि मेरा कोई भार ही नहीं है, वह भारहीनता की स्थिति में रहता है। अब भारहीनता क्या होता है, देखिए
कटी पतंग में भारहीनता होता है। एक जो पतंग जैसे डोरी कट गया और वो हवा में उड़ रही है, उसको क्या बोलते हैं, भारहीनता की कंडीशन। या फिर आप झूला में झूलते हैं तो उसमें भी जो आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको जब आप तारामाछी में या किसी में ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको भार बढ़ा हुआ लगता है, लेकिन जब आप नीचे की तरफ मुक्त पिंड की भांति जब आते हैं झूला और आप दोनों एक तरह से जब पृथ्वी खींचती है तो उस कंडीशन में क्या लगता है कि मेरा कोई वेट है ही नहीं, भारहीनता। वो नाव वाला भी जो ऐसे नाव जाती है और जो नाव नीचे जब आती है वहां से जाते समय तो कुछ नहीं, उधर से जो नीचे आती है तो भारहीनता की महसूस होता है, आदमी को लगता है मेरा कोई वेट है ही नहीं, वह क्या है, भारहीनता। वहां पर भार जीरो लगता है उसको, तो वो भारहीनता की कंडीशन झूले में भी होती है, पतंग में भी होते हैं। और अगर आप कहीं फिसल जाएं या पैर आपकी फिसल जाए और आप जोर से गिर जाएं तो जितना सेकंड में आपको गिरने में समय लगता है उतना सेकंड तक आप भारहीनता की स्थिति में थे, आपको लगता है कि मेरा कोई वेट नहीं होता है। तो इसको क्या बोलते हैं गाइस, यही होता है भारहीनता, जिसमें अपना जो है मास द्रव्यमान जो है जीरो रंग लगता है, भार जो है वह जीरो रंग लगता है, द्रव्यमान नहीं कहना होगा, भार कहना होगा, तो वो जीरो रंग लगता है, वह हो गया। और कभी कभी झूला में भी देखा होगा आपने, तो वही झूला हो गया कूदने में। और जैसे मान लीजिए कहीं आप दीवार से कहीं फलांग रहे हैं नीचे तरफ, यहाँ से खड़ा होकर के आप नीचे जंप कर गए, तो जितना देर आप जंप करते हैं वो क्या होती है, भारहीनता की स्थिति होती है। तो वही कंडीशन चौथा में जो है बात हो जाती है कि जब एक समान त्वरण से झूला और रस्सी टूट जाने के बाद लिफ्ट और उसके अंदर जो आदमी है दोनों एक समान त्वरण से गिरता है तो क्या लगता है उस आदमी को कि मेरा कोई वेट है ही नहीं, और वो भारहीनता की कंडीशन होती है। और पांचवा कंडीशन होती है क्या, देखिए आइए इसको भी देख लेते हैं। पांचवा कंडीशन है, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का जो त्वरण है वह गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो। मतलब लिफ्ट का जो त्वरण है, जिस त्वरण से लिफ्ट गिर रही है ना, वह ज्यादा हो, किससे, गुरुत्वीय त्वरण से, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अगर यदि उस लिफ्ट का जो गिरने का त्वरण है वह ज्यादा होगा तो लिफ्ट के अंदर जो आदमी है उसका सर जो है लिफ्ट के अंदर वाले भाग ऊपरी हिस्से में जाके क्या होगा, टकरा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये लिफ्ट है, मेरा हाथ जो है लिफ्ट का ऊपर का हिस्सा है, ये मान लीजिए पूरा एक आवरण है लिफ्ट का। अब लिफ्ट की रस्सी टूट गई, अब क्या होगा, ये मान लीजिए लिफ्ट का ऊपरी सिरा है और ये हम खड़े हैं, अब यहाँ से गिरना शुरू होगा। तो इस क्रम में क्या होगा, अगर यदि जो लिफ्ट है, ये जो लिफ्ट है, मेरा हाथ मान लीजिए लिफ्ट है पूरा, अगर ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज़्यादा त्वरित होगी तो क्या होगा, हम ऊपर चल जाएंगे, ऊपर टाइप, मतलब ये हमसे ज़्यादा रफ्तार से गिरेगी और क्या होगा, मेरा सर इसके ऊपर वाले हिस्से में जाकर के टकरा जाएगा। तो वही कह रहा है कि यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर, लिफ्ट के फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। क्या होगा, उसकी छत से जा करके लग जाएगा। देखिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये डब्बा है, इसके ऊपर हमने ये मार्कर को रख दिया गाइस, ठीक है। ये मान लीजिए ये जो है ये लिफ्ट है और ये जो है ये आप खड़े हैं या मान लीजिए आप इस पर पड़े हैं इस प्रकार, ठीक है। तो अगर यदि आप देखिए यह आराम से गिरा, एक समान त्वरण से जाएगा नीचे, तो देख रहे हैं नहीं कुछ हो रहा है। लेकिन जब इसका त्वरण है, जो डब्बा जो लिफ्ट जिसको मान रहे हैं, इसका त्वरण यदि ज़्यादा हो जाए किसके त्वरण से, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, अर्थात यह जो मार्कर है इसको जो ज़मीन नीचे खींच रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींच रही है, और हम इस डब्बे की जो त्वरण है यहाँ से बढ़ा दें तो क्या होगा, ये डब्बा ऐसे गिरेगा। अर्थात यह होता है कि ये डब्बा अगर स्पीड ज़्यादा त्वरण ज़्यादा करेंगे तो ये पेन से ज़्यादा, देखिए मतलब क्या, डब्बा ज़्यादा रफ्तार से गिरता है और पेन बाद में गिरता है। क्यों, क्योंकि हमने इसकी त्वरण को बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, ये जो डब्बा का आवरण होगा ऊपर वाला आवरण, तो स्वाभाविक है इसके ऊपर का आवरण तो इस पेन में टकराएगा ही ना। जैसे देखिए यहाँ पर है, ये तो कोई आवरण है, ये मान लीजिए आवरण है, इसको हमने ऐसे खींच लिया, ये क्या होता है, ये पेन में मेरा हाथ जाकर के टकरा जाता है। अर्थात क्या होता है मित्र कि यह आवरण उसमें लग जाता है। इसी अगर आप इसमें देखें तो इसमें समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगी। ये है, इसको अगर हम इसमें डाल दें, ये मार्कर को हमने इसमें डाल दिया, अगर यदि इसको ऐसे गिराएं तो क्या होगा, दोनों साथ एक समान गति से गिरेगी। लेकिन अब हम इसको बंद कर देते हैं और इसको ऐसे अब गिराते हैं, वो इसमें टकराएगा। देखिए जब हम तेज़ी से खींचेंगे तो ये जो साउंड आ रहा है, देखिए यहाँ से खींचें, ये क्या हो रही है, पेन जो है अपनी जगह से, वो मार्कर अपनी जगह से ही आराम से आ रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रही है। लेकिन ये जो आवरण है लिफ्ट जिसको हम बोल रहे हैं, डब्बा जो है ये ज़्यादा रफ्तार से नीचे आ रही है, और इसके बनस्पत क्या होता है, वो जितना सा डिस्टेंस तय करती है उससे ज़्यादा डिस्टेंस ये कवर कर लेती है, और इसका ऊपरी आवरण जो है उस मार्कर में जाके टकरा जाती है। देखिए ऐसे है, देखिए हम थोड़ा रफ्तार दें इसको,
ये टकराने की जो आवाज़ आ रही है ये क्या होती है, ये लिफ्ट है और लिफ्ट का ये ऊपरी सिरा है, इसी में आकर के ये मारकर जो है यहाँ से इसमें टकरा जाती है। हम कहना यही चाह रहे थे। अब देखिए मित्र, तो ये 4 नंबर कंडीशन जो है और जो 5 नंबर कंडीशन है ये दोनों एक है। 1 नंबर और 2 नंबर जो कंडीशन है ये दोनों एक है और 3 नंबर कंडीशन अलग है। जब त्वरण, इसमें 5 बातों को सीखा हमने। क्या? जब त्वरण है ना, लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट में जो स्थित पिंड है, जब वह लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो आदमी का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे आता है तो आदमी का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। 2 नंबर हो गया, 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन है जब लिफ्ट एक समान चाल से त्वरण से ऊपर चढ़ती है और एक समान त्वरण से नीचे आती है तो आदमी को न तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है और न ही भार घटा हुआ प्रतीत होता है। चौथा कंडीशन है कि जब लिफ्ट में आदमी जाता है ऊपर या नीचे कहीं जाता है और क्या होती है, नीचे आते समय लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो जो वो वहाँ से लिफ्ट नीचे की ओर गिरेगा और उसमें अगर दोनों की त्वरण सेम हो, अर्थात लिफ्ट अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींचा रहा है तो उसके अंदर जो मौजूद है व्यक्ति है वह भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींचा रहा है, उस कंडीशन में उस आदमी को भारहीनता की स्थिति महसूस होगी। उसको लगेगा कि मेरा कोई वेट है ही नहीं, वह लिफ्ट के फर्श पर खड़ा भी रहेगा लेकिन वह आराम से मतलब आएगा नीचे और उसको कोई भी भारहीनता की स्थिति महसूस होगी। और 5वां कंडीशन है कि जब लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात जो डब्बे में हमने दिखाया कि लिफ्ट जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा तेजी से गिरेगी तो क्या होगा, वह आदमी जो है लिफ्ट के ऊपरी आवरण में जाकर के इससे उसका सर क्या होगा, टकरा जाएगा, हो सकता है उसको चोट भी लगे। यही कंडीशन है। तो यह 5 कंडीशन हो गया। ठीक है, अब हमको लगता है कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार देख लीजिएगा। 1 नंबर क्या है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो आदमी को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो आदमी को अपना भार घटा हुआ प्रतीत होगा। 2 कंडीशन फुलफिल हो गया। तीसरा है कि लिफ्ट जब समान चाल से ऊपर, समान त्वरण से ऊपर जाएगी और जब समान त्वरण से नीचे आएगी तो ना तो आदमी का भार घटा हुआ प्रतीत होगा ना ही भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, कुछ होगा ही नहीं। और चौथा कंडीशन है कि जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी और लिफ्ट नीचे गिरेगा, है ना, देखिए चौथा कंडीशन, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए, वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरे तो ऐसे स्थिति में जो लिफ्ट के अंदर व्यक्ति है उसको अपना भार जो है भारहीनता की स्थिति का अनुभव होगा कि मेरा कोई वेट है ही नहीं। और 5वां कंडीशन है कि जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी और जो उसका लिफ्ट का त्वरण है वह अगर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड से अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, लिफ्ट के अंदर जो व्यक्ति है उसका सर लिफ्ट के ऊपर वाले हिस्से से टकरा जाएगा। यह 5 कंडीशन था और हमको उम्मीद है कि आपको ये 5 कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर भार हो गया, तो यह गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। ठीक हो गया गाइस, यहाँ तक तो हो गया। अब देख लेते हैं पृथ्वी पर भार, है ना, WMG। भार को क्या बोलता है, mg, मास इंटू ग्रेविटेशन। जो एक्सेलरेशन, जो त्वरण है, g की वैल्यू, ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है तो m इंटू जी, ठीक है ना। तो वैसे ही अब देखिए, सिर्फ यहाँ भार पर भी एक बात कर लेते हैं कि कभी कभी होता है कि हम द्रव्यमान को भार कहते हैं। द्रव्यमान किसी पदार्थ में द्रव्य की मात्रा है और भार क्या है, किसी द्रव्यमान पर जो है गुरुत्वाकर्षण की जो त्वरण लगाई जाती है वह मिल करके भार होता है, अर्थात कि मास और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल जो है वह भार होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे लिफ्ट में भार। क्या देखेंगे, लिफ्ट में भार। और लिफ्ट में भार ऊपर जाने पर और लिफ्ट में भार नीचे आने पर, दोनों ही कंडीशन में जो है वेट अलग अलग होगा। तो यहाँ इसको जानने के लिए लिफ्ट में भार का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू जी प्लस ए। इसको लिखते हैं m इंटू जी प्लस माइनस ए। जब ऊपर जाएगा तो प्लस और जब नीचे आएगा तो माइनस, ठीक है ना। यहाँ देखिए लिफ्ट में भार m इंटू जी प्लस ए, अर्थात ऊपर जाने में g प्लस ए और लिफ्ट में भार नीचे आने पर m इंटू जी माइनस ए होता है। वेयर a इज इक्वल टू लिफ्ट का त्वरण। ए क्या है, लिफ्ट का त्वरण है। तो आइए मित्र, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने लिखा है। अब दोनों क्वेश्चन को हम लोग समझ लेंगे और जैसे ही बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लिफ्ट में भार ऊपर जाने पर क्या होता है, ए त्वरण बढ़ जाती है और जब लिफ्ट में भार नीचे आने पर भार क्या होता है, उसमें त्वरण माइनस ए हो जाता है। तो आइए इसको देख लेते हैं पहले क्या होगा। एक क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में, है ना मित्र, एक लिफ्ट में 5 मीटर पर सेकेंड, एक लिफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है, जिसमें एक 70 किलोग्राम द्रव्यमान का आदमी मौजूद है। तो भार की गणना करें। क्या निकालना है आपको, भार निकालना है, वेट। देखिए मित्र, लिफ्ट जा रही है ऊपर, आप आ जाइए यहाँ। लिफ्ट में भार ऊपर जाने पर क्या होता है, m इंटू जी प्लस ए। यहाँ लिखेंगे W बराबर
m इंटू जी प्लस ए, अर्थात मास कितना है गाइज, तो मास दिया हुआ कितना 70 किलोग्राम, यहाँ रख देंगे 70 किलोग्राम इंटू ग्रेविट, अब जी है गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन सॉल्व करने में आसानी होती है और लगभग हम लोग 10 लेते हैं, तो यहाँ जी का मान कितना रख देंगे 10 रख देंगे, या फिर मास हो गया 70 इंटू जी का मान 10 प्लस जिस, अब देखिए यहाँ त्वरण ए दिया हुआ है मित्र, तो यहाँ ए का मान कितना दिया हुआ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हुआ, एक लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से ऊपर जा रही है, यहाँ ए हो गया, तो m इंटू जी प्लस ए लगा दिया, क्योंकि यहाँ ऊपर की ओर जा रहा था इसलिए क्या हो गया प्लस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 70 गुना 10 5 15, ये हो गया 1050, तो बाहर कितना निकल गया 1050। ठीक है मित्र, तो इस तरह से जो है लिफ्ट का सवाल, जब ऊपर जाएंगे तो प्लस और जब लिफ्ट नीचे आएगा तो माइनस ए होगा। यह एक एग्जांपल हो गया, यहाँ पर आपने वेट निकाल लिया कितना होगा 1050। अब देखिए दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। एक 80 किलोग्राम का व्यक्ति लिफ्ट में है, एक 80 किलोग्राम का व्यक्ति लिफ्ट में है, अचानक रस्सी टूट जाती है, एकाएक रस्सी टूट जाती है, तो भार की गणना करें, तो भार निकालना है इसमें, इसमें भी वेट निकालेंगे, तो इसमें वेट का मान क्या होगा मित्र, देखिए इसमें वेट क्या होगा m इंटू जी माइनस ए होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अचानक से टूटने पर क्या हो रहा है, व्यक्ति लिफ्ट में है, तो जब रस्सी टूटेगा तो आदमी नीचे की ओर आएगा, और जब नीचे आएंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा m इंटू जी माइनस ए, तो हमने लगा दिया m इंटू जी माइनस ए। अब यहाँ से इसको निकालेंगे, तो इसमें मास कितना दिया हुआ है 80 किलोग्राम, तो 80 किलोग्राम हो गया इंटू जो जी है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान तो 10 होगा, और माइनस ए त्वरण तो कोई दिया नहीं है, इसका मतलब रस्सी टूटने के बाद तो आदमी और जो लिफ्ट दोनों एक साथ जमीन पर गिरेगा मित्र, और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति दोनों को बराबर खींचेगी, उसी त्वरण से खींचेगी, जिस त्वरण से लिफ्ट को खींचेगी उसी त्वरण से उसमें मौजूद आदमी को भी खींचेगी, तो उसका भी त्वरण क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इस प्रकार ये क्या हो जाएगी भारहीनता 10 में 10 घट गया 0, ये कितना हो गया 0, तो इसका कितना हो गया वेट, इसका वेट हो गया 0। ये 1 नंबर सवाल का सोल्यूशन है और ये 2 नंबर का है। तो क्या हो गया 80 किलोग्राम व्यक्ति लिफ्ट में आसानी से टूट जाती है, तो भार क्या होगा उसका 0 हो जाएगा, क्या होगा भार 0, उसको 0 तो भारहीनता किसी को बोलते हैं, 0 भार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यहाँ पर प्लस ऊपर जाने पर +1 क्यों हो गया, और यहाँ पर ऊपर जाने पर +1 क्यों हो गया, और नीचे आने पर -1 क्यों हो गया। देखिए भार बराबर मास इंटू ग्रेविटेशन, गुरुत्वीय त्वरण होता है, m इंटू जी होता है। तो अब जब ऊपर जा रहे हैं और किसी त्वरण से जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, इस जी का त्वरण है और जो ए का त्वरण है, तो वो ज़्यादा त्वरण लगे, दोनों का त्वरण काम करेगा और वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जब नीचे आएंगे तो जी का त्वरण होगा और जो उसका त्वरण होगा वो माइनस हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा, तो m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका जो भार से रिलेटेड क्वेश्चन था, लिफ्ट के ऊपर चढ़ने पर और लिफ्ट के नीचे आने पर जो भार निकालने की क्वेश्चन थी, वो अब आप सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखते हैं क्या है मित्र, आगे है g बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, है ना, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। m क्या होता है इसमें, ये अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ, ये क्या है धरती का, है ना, द्रव्यमान है, और वेयर r इज इक्वल टू क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, और r क्या है पृथ्वी की त्रिज्या है। तो r पृथ्वी की त्रिज्या है और m क्या है पृथ्वी का मास है, और g क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, g क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो अब इस कंडीशन में देखिए, अगर ये फॉर्मूला है g का कि g इंटू एम बटे आर स्क्वायर, जी एम बटे आर स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको जस्ट हम बताएंगे आगे, पहले इसको देख लेते हैं। द्रव्यमान बढ़ने पर g का मान बढ़ता है और त्रिज्या बढ़ने पर g का मान घटता है। इस फॉर्मूले को देखिए और बताइए कि अगर m का मान बढ़ेगा तो g का मान क्या होगा। मित्र g बराबर होता है जी एम बटे आर स्क्वायर। अब अगर यदि हम यहाँ पर m का मान बढ़ा दें, ये जो मास है इसकी वैल्यू बढ़ा दें, तो क्या होगी g का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। जी m का मान बढ़ाएंगे तो g का मान बढ़ेगा, m का मान घटाएंगे तो g का मान घटेगा, r का मान बढ़ाएंगे तो g का मान घटेगा, r का मान घटाएंगे तो g का मान बढ़ेगा।
इसमें क्या होता है, अगर पृथ्वी का मास बढ़ जाएगा तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण जी है इसका मान भी बढ़ जाएगा। अगर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। यही रीजन होता है कि पोल और इक्वेटर की जब बात होती है, अर्थात जब ध्रुव की और विषुवत रेखा की बात होती है, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है अर्थ आपका, और अर्थ में दोनों चीज़ है, ये है अर्थ, ठीक है मित्र, और यहाँ पर क्या होता है, ये बीच में है विषुवत रेखा, है ना, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है और ये पोल है मित्र। तो अब यहाँ पर आप समझेंगे कि जो पृथ्वी का जो मिडिल पॉइंट है, जो अर्थ है, वहाँ विषुवत रेखा गुजरती है मूल बिंदु से, तो यहाँ से पोल की दूरी और जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा पर क्या होती है, त्रिज्या ज़्यादा होती है, डिस्टेंस ज़्यादा होती है, और त्रिज्या का मान जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जी का मान कम होगा। आप इस रिलेशन को समझें, यह जो लिखा गया है इस रिलेशन को आप समझिए। अगर यदि रेडियस का मान बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, और विषुवत रेखा पर रेडियस का मान ज़्यादा होता है, इसलिए विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। जब आर बढ़ेगा तो जी घटेगा, और जब आर घटेगा तो जी बढ़ेगा। तो जब हम पृथ्वी के अर्थ के पोल पर की बात करते हैं, पृथ्वी के ध्रुव की बात करते हैं, वहाँ पर रेडियस कम होता है और इसलिए क्या होता है, जी का मान ज़्यादा होता है। और जब हम पृथ्वी के विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर की बात करते हैं, वहाँ पर रेडियस ज़्यादा होता है और इसलिए जी का मान कम होता है। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। द्रव्यमान बढ़ने पर जी का मान बढ़ता है। अब तो समझ में आ गया, द्रव्यमान बढ़ने पर जी का मान बढ़ जाता है और त्रिज्या बढ़ने पर जी का मान घट जाता है। तो द्रव्यमान बढ़ा देंगे तो स्वाभाविक है जी का मान बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ा देंगे स्वाभाविक है जी का मान घटेगा। आगे देखिए, रेडियस को 4 गुना करने पर जी का मान 1/16 गुना हो जाएगा। अब बताइए क्यों नहीं होगा? अगर रेडियस को 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर जो r था, अब ये क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। देखें इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या होगा, gm/4r का स्क्वायर हो जाएगा। 4 गुना करेंगे तो क्या होगा, gm/16r स्क्वायर। अब बताइए मित्र, आप अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये क्या हो गया, gm/16r स्क्वायर। तो ये स्वाभाविक है, इसमें क्या हो गया, जी का मान 1/16 गुना हो जाएगा, है ना। अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा, इतना गुना 1/16 भी लिख सकते हैं, 1/16। ये क्या हो गया, ये तो जी का मान तो सच में 1/16 गुना हो गया। पहले जी का मान gm/r स्क्वायर था, और जब हमने त्रिज्या को 4 गुना कर दिया तो जी का मान क्या हो गया, gm/r स्क्वायर 16r स्क्वायर हो गया, है ना, ये 16r स्क्वायर। तो वही कह रहा है कि रेडियस को 4 गुना करने पर जी का मान 1/16 गुना हो जाएगा। रेडियस को 3 गुना करेंगे तो जी का मान 1/9 गुना हो जाएगा। 1/9 गुना होगा, मतलब कम हो जाएगा। तो यह चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब रेडियस को 4 गुना करने पर जी का मान 1/16 गुना हो जाएगा। आगे है, विषुवत रेखा पर त्रिज्या ज़्यादा होता है इसलिए जी का मान कम होता है। ये बातें तो हमने कही कि विषुवत रेखा पर त्रिज्या क्या होता है, रेडियस ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। और आगे क्वेश्चन है, और ध्रुव पर त्रिज्या कम होती है। ध्रुव पर क्या होती है, पोल पर त्रिज्या कम होती है, इसलिए जी का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो इसलिए क्या होगा, जी का मान अधिक होगा। जहाँ पर अब रेडियस छोटी होगी वहाँ पर क्या होगा, वैल्यू ज़्यादा होगा। जहाँ पर रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पर वैल्यू जी की कम होगी। आगे देखते हैं, इसलिए रॉकेट को प्रायः विषुवत रेखा से छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता था। अभी से कुछ साल पहले, बहुत दिन पहले की बात है, कि जब किसी भी कंट्री से रॉकेट छोड़ी जाती थी तो रॉकेट को छोड़ने के लिए कोई ऐसी जगह की तलाश की जाती थी जहाँ पर कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो, अर्थात अर्थ की जो ग्रेविटेशन पावर है वहाँ पर कम हो। इससे क्या होती थी, रॉकेट को उड़ाने में आसानी होती थी। तो इस चीज़ के खोज के लिए खोज किया जाता था कि विषुवत रेखा पर ही छोड़ा जाए। विषुवत रेखा पर से छोड़ा जाने पर क्या होता था, वहाँ से रॉकेट जो है आसानी से उड़ जाती थी। और अगर यदि आम जगहों से छोड़ी जाए, विषुवत रेखा से ना छोड़ा जाए, तो रॉकेट को उड़ने के लिए ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती थी और वह थोड़ा ज़्यादा पावर, थोड़ा हो सकता था कभी कभी अनसक्सेस हो जाता था। इसके लिए क्या है, जितना भी लॉन्च पैड वगैरह होती थी तो वो कहाँ से छोड़ा जाता था, वो आपका विषुवत रेखा से अर्थात इक्वेटर से छोड़ा जाता था। लेकिन अब जो समय में, अभी के समय में जो रॉकेट छोड़ी जाती है वो कहीं से भी छोड़ी जाती है, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी, उसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ा दी गई है कि ग्रेविटेशन का, वो कोई ग्रेविटेशन का पावर उसको कुछ
नहीं कर पाता है और वो उड़ जाती है। तो ये पहले की बात थी जब शुरू में रॉकेट सबका आविष्कार वगैरह या उस समय जो ईजाद किया गया था, तो उस समय की बातें हैं। तो इसलिए रॉकेट को प्रायः विषुवत रेखा से छोड़ा जाता था। अभी भी सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम, अभी भी जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम है इसको इक्वेटर के पास ही रखने का प्रयास किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है गाइस, कि अभी भी जो है ना सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम है, अभी भी जो सैटेलाइट को लॉन्च करने की सिस्टम है, उसके लिए सिस्टम के लिए जो बनाई जाती है ऑफिस वगैरह जहाँ से वो छोड़ा जाए, तो वो मैक्सिमम जो लॉन्चिंग सिस्टम होती है वह विषुवत रेखा के करीब ही उसको स्थापित किया जाता है, ताकि वहाँ से जो है उसको छोड़ना आसानी हो। ये तो अभी भी होता है कि कोई भी लॉन्चिंग पे ये जो है देखिए, अभी भी सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम इक्वेटर के पास ही रखने का प्रयास किया जाता है। आप जिस भी कंट्री को उठाएं और अगर आप उस पर उसका अध्ययन करेंगे ढंग से, आप उसके बारे में देखेंगे कि उसकी सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम कहाँ पर है, तो आप पाएंगे कि वह कहाँ इक्वेटर के आसपास है, अर्थात विषुवत रेखा के करीब में, विषुवत रेखा के इर्द गिर्द ही उसको बनाया जाता है, ताकि वहाँ से रॉकेट को छोड़ने में आसानी हो। तो इसके बाद जो पॉइंट है गाइज, उसको भी हम लोग जस्ट तुरंत देखने वाले हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है समुद्र तल पर जी का मान मैक्सिमम होता है ना। समुद्र तल पर जी का मान क्या होता है? मैक्सिमम। समुद्र तल पर जी का मान मैक्सिमम होता है। अब देखिए एक लेवल है, समुद्र तल पर जी का मान मैक्सिमम है। अब समुद्र तल से ज्यों-ज्यों हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे त्यों-त्यों गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? धीरे धीरे घटता जाएगा। और जब आप अंतरिक्ष में इन करेंगे तो वहां पर जी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर समुद्र तल से जब आप अब गहराई की बात करते हैं, जब समुद्र तल से गहराई में जाना शुरू करेंगे तो ज्यों-ज्यों नीचे आते जाएंगे त्यों-त्यों क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण जी का वैल्यू घटता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब हम सेंटर में पहुंच जाएंगे, मतलब मान लीजिए हम जमीन के अंदर उसके सेंटर में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर जी का मान क्या हो जाएगा? और भी जी कम हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया? समुद्र तल पर जी का मान मैक्सिमम होता है और ऊंचाई में जाने पर जी का मान घटता है। ऊंचाई पर जाते जी का मान घटता है तथा गहराई में जाने पर भी जी का मान घटता है। ऊंचाई में जाएं या गहराई में जाएं, दोनों में ही क्या है? जी का मान घटता है। और ऊंचाई में हम उस ऊंचाई पर चले जाएं जहां पर इसको अंतरिक्ष कहते हैं, तो वहां पे जी का मान 0 होगा। और गहराई में हम उस गहराई पर चले जाएं जहां पर कि जी का केंद्र माना जाता है, वहां पर भी जी का मान 0 होगा। अब देखिए ऊंचाई में जाने पर जी का मान, अब इस चीज को निकालने के लिए कि हम कितना ऊंचाई पर जाएं और कहां पर जी का मान क्या होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। ऊंचाई में जाने पर जी का मान GM बाई है ना, GM/r+h का होल स्क्वायर, चूंकि g बराबर होता है GM/r²। तो यहां पर देखिए क्या है मित्र कि GM/r/h का स्क्वायर, r मतलब पृथ्वी का रेडियस से था। और अगर ऊंचाई बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा अर्थ है, यहाँ पर हमारी धरती है और यह रेडियस सेंटर है, तो यहाँ से कुछ रेडियस होगा इसका, मान लीजिए r रेडियस है, और इससे हम यहाँ तक आ गए, तो ये क्या हो गई? ये जो ऊंचाई होगी ये क्या हो गई? और बढ़ गई। तो r+h, ये क्या, यही क्या हो गई? r+h। अब टोटल हाइट कितना हो गया? r+h हो गया। तो इसी को लिखा गया है r+h का स्क्वायर, है ना। तो ऊंचाई में जाने पर जी का मान GM/r+h का स्क्वायर। यहाँ g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g का वैल्यू जानते हैं 6.67 × 10⁻11, है ना। और देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के स्क्वायर, तो यहाँ पर अब बटे r+h का स्क्वायर, इसलिए चूंकि g बराबर GM/r² फॉर्मूला होता है, इसी पर सेट कर दिया गया है। अब देखिए अब 3 कंडीशन है। जितना पृथ्वी की त्रिज्या है, अगर हम उतनी ही ऊंचाई पर चले जाएं तो जी की वैल्यू क्या होगी? जितना पृथ्वी की त्रिज्या, अगर हम उतनी ही गहराई पर चले जाएं तो जी की वैल्यू क्या होगी, है ना। और तीसरा कंडीशन है कि अगर जितना पृथ्वी की हाफ गहराई, पृथ्वी की त्रिज्या की हाफ गहराई पर जमीन के अंदर जाएं तो जी की मान क्या होगी। तो सबसे पहला कंडीशन है जितना पृथ्वी की त्रिज्या है, अगर हम उतनी ही ऊंचाई पर चले जाएं, जितना पृथ्वी की त्रिज्या है उतनी ही ऊंचाई पर चले जाएं, तो जी का मान क्या होगा? जी बराबर GM/r+r का स्क्वायर। देखिए एक तो यह मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है मित्र, तो यहाँ से मान लीजिए इसका कुछ रेडियस है, यह मान लीजिए इसकी त्रिज्या है r, और इतना ही ऊंचाई पर हम यहाँ आ गए, तो जो r था इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? r हो गई। तो यह अब डिस्टेंस दोबारा होगी, दोगुनी हो गई, मतलब अर्थात यह भी r और यह जिसको h बोल रहे हैं यह भी r, क्योंकि उतना ही हाइट लिया है हमने जितना इसकी त्रिज्या है। तो ये r+r क्या हो गया? 2r हो गया।
तो वही हो गया r प्लस आर का स्क्वायर, अर्थात r प्लस एच का स्क्वायर। जो फॉर्मूला हमने देखा था, तो यहाँ r प्लस एच की जगह पर हमने रेडियस ही रख दिया, क्योंकि रेडियस के इतना ही ऊंचाई पर जाना है। तो क्या हो गया r प्लस आर का स्क्वायर, ये क्या हो गया मित्र, जी बराबर जी एम बटे आर प्लस आर, क्या हो जाएगा 2r, और 2r का स्क्वायर क्या होगा 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट 4r स्क्वायर हो गया। अब फिर इसको लिखेंगे तो क्या होगा जी एम बटे 4r स्क्वायर। तो अब जी एम बटे जो 4r स्क्वायर है, तो g का मान तो जी एम बटे आर स्क्वायर होता ही है, जी एम बटे आर स्क्वायर। तो इतना सा जी एम बटे आर स्क्वायर, तो मान लीजिए कि इसको हम क्या कर सकते हैं, जी स्मॉल जी कह सकते हैं, जी एम बटे आर स्क्वायर को स्मॉल जी। तो हमने इसको स्मॉल जी लिखा, और बटे में जो 4 था इसको 1/4 लिखा, अर्थात जी बटे 4 क्या हो गया, जी बटे 4 अर्थात 1/4 गुना। मतलब यह हुआ कि जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है, अगर हम उतना ही ऊंचाई पर चले जाएं, तो जी क्या हो जाएगी, अपनी वैल्यू की 1/4 हो जाएगी। जितना जी का मान है उसका वह कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। यह बात समझ में आया कि जितना पृथ्वी की त्रिज्या है, अगर हम उतनी ही ऊंचाई पर चले जाएं, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, खुद की चौथाई हो जाएगी, अर्थात 1/4 गुनी हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि जितना पृथ्वी की त्रिज्या, अगर हम उतनी ही ऊंचाई पर चले जाएं, तो जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान क्या होगा, जी एम बटे आर प्लस आर स्क्वायर। तो हम समझ गया। तो जी क्या होगी, अपनी खुद की वैल्यू की 1/4 गुनी हो जाएगी, अर्थात 1/4 हो जाएगी। तो यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था गाइज, यह समझना चाहिए, इस चीज को जानना चाहिए। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है, अर्थात 6400 किलोमीटर और उसके ऊपर और 6400 किलोमीटर, वो कितना हो गया 12800 किलोमीटर। मतलब कि 6400 तो रेडियस हो गया, और उसके ऊपर से 6400 चले जाएं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशन वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण जो है अपने की 1/4 गुना हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं गहराई में जाने का मान, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्र, इसको भी समझ लें। पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर गहराई है ना, यह कंडीशन है कि गहराई में जी का मान, गहराई का मतलब कितना हुआ, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर गहराई का बात कर रहा है। यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई थी, तो यहाँ पर क्या है, पृथ्वी की है ना त्रिज्या की बराबर गहराई की बात। मतलब जितना पृथ्वी की त्रिज्या उतनी ही गहराई पर हम जमीन के अंदर जाएं, तो वहां पर जी की वैल्यू क्या होगी। आइए निकालते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, जी डैश इक्वल टू, है ना, गहराई में जी का मान जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच बटे आर, है ना, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच बटे आर। यह फॉर्मूला भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मित्र, बहुत ही ज़्यादा, इसको समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। क्या है, तो वेयर जी डैश इक्वल टू बदला हुआ जी, ये जी डैश क्या हुआ है, बदला हुआ जी है, जो जी का मान बदला वही जी डैश को रखे हैं यहाँ पर। तो जी डैश इक्वल टू क्या हुआ मित्र, जी इंटू 1 माइनस एच बटे आर। जितनी हाइट होती है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं ऊपर में, और बटे 1 माइनस आर ये फॉर्मूला है। अब इस पर आप एडजस्ट करते हैं, तो जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस आर बटे आर, क्योंकि पृथ्वी की रेडियस के बराबर गहराई में ही हमको जाना है अंदर, जितना पृथ्वी की त्रिज्या है उतना ही पृथ्वी के अंदर जाना है। तो यहाँ पर हाइट का मान भी आर, और नीचे में तो रेडियस ऑफ अर्थ आर था ही, आर बटे आर। यहाँ से निकालेंगे जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस 1, है ना, आर बटे आर, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आर बटे आर की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया, बराबर जी इंटू 0, और जी डैश बराबर जी इंटू 0 का वैल्यू क्या होगा, 0। तो जी इक्वल टू 0, इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। इस कंडीशन को भी समझिए कि जब पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर गहराई में हम जाएंगे, तो हम पृथ्वी के केंद्र में चले जाएंगे, और वहाँ पर क्या होगी, जी की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। यह बहुत ही अच्छा कंडीशन है, इसको समझना चाहिए कि जब पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर गहराई में जाएंगे, जब हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर गहराई में जाएंगे, अर्थात 6400 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा, जमीन के भीतर जाना होगा हमको, तो अब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, तो हम पृथ्वी के सेंटर में पहुँचेंगे, और वहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अर्थात वहाँ कोई भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करेगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच बटे आर। तो हाइट में तो हम लोग जिस गहराई को भेद रहे हैं वो तो पृथ्वी की रेडियस है, तो यहाँ भी आर लिखा गया, और नीचे तो रेडियस आर लिखाया ही, तो ये आर कैंसिल होकर के 1 हो गया, तो जी इंटू 1 माइनस 1 हो गया, यहाँ 1 माइनस 1 हो गया, और जी इंटू 1 माइनस 1 का मान 0, तो जी इंटू 0 इक्वल टू 0, जी डैश क्या हो गया, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ये बहुत ही अच्छा कंडीशन था। अब एक पॉइंट है यहाँ गाइस, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, अगर हम पृथ्वी की
जितनी त्रिज्या है, अगर हम पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है उतनी ही गहराई में पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पर g का मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब जितनी पृथ्वी की गहराई है हम उतना ही अंदर चले जाएंगे, जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है अगर हम उतनी ही गहराई पर अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पर g का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे का पॉइंट देखते हैं। अब है गाइस अगला है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी गहराई में, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी गहराई पर g का मान। मतलब क्या, यह तो था पूर्ण गहराई, जितना त्रिज्या है उतनी ही गहराई। अब हर एक कह रहा है आधी गहराई, अर्थात अगर 3200 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है तो ये बात कर रहा है 3200 किलोमीटर की। तो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी गहराई पर g का मान क्या होता है मित्र, g डैश बराबर g इंटू 1 माइनस आर बटे h बटे आर, आपने पढ़ा था, बस वही है आधी गहराई। तो g डैश बराबर g इंटू 1 माइनस आर बटे 2r। यह देखिए यह हाफ आधी गहराई हो गया, इसलिए यहाँ पर जो h बटे आर था तो h बटे आर को क्या लिखे, 1 माइनस आर बटे 2r। ये फार्मूला लगाए तो g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस, जब आर आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटे 2, तो g इंटू 1 बटे 2 अर्थात क्या हो गया, g बाय 2 अर्थात आधी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो g का मान है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यहाँ था 1 माइनस h बटे आर और यहाँ वही क्या है 1 माइनस आर बटे 2r, अर्थात जो पृथ्वी की रेडियस है ना उतना बटे 2r, दोगुनी त्रिज्या आधी हो जाएगी ना, तो r बटे 2 हो जाएगी। तो वही यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, h बटे r, मतलब कि हाफ रेडियस जब करना है तो ये क्या हो गया 2r, और इस प्रकार क्या हो जाएगी g बटे 2 अर्थात आधी हो जाएगी। तो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी गहराई पर g का मान क्या होगा, g बटे 2 अर्थात g अपनी गहराई, g की वैल्यू अपनी आपकी आधी हो जाएगी, है ना गाइज। इसमें कोई दिक्कत है क्या, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी गहराई पर g का मान बराबर g डैश इंटू 1 माइनस आर बटे 2r। तो यहाँ पर सब फॉर्मूला जो ये तीनों फार्मूला है g, है ना, यहाँ पर देखिए ऊंचाई में जाने पर g का मान क्या है, जी एम बटे आर प्लस एच का स्क्वायर। ऊंचाई में जाने पर g का मान जी एम बटे आर प्लस एच का स्क्वायर, है ना। गहराई में जाने पर g का मान, है ना मित्र, यह भी है। और पृथ्वी की त्रिज्या की आधी गहराई पर g का मान g डैश बराबर g इंटू 1 माइनस आर बटे 2r। तो यह हो गया, अर्थात g बराबर हाफ, मतलब कि पृथ्वी की आधी गहराई पर जाएंगे तो वहाँ पर g का मान आधा हो जाएगा। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं क्या है। ऊंचाई में जाएंगे तो, ऊंचाई में जाएंगे तो g का मान, ऊंचाई में जाएंगे तो g का मान घटेगा और अंतरिक्ष में g का मान 0 हो जाएगा। ऊंचाई पर जाएंगे तो g का मान बढ़ेगा और इतना ऊंचाई पर चल जाएगा, हम अंतरिक्ष में चल जाएं तो वहाँ पर g का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आगे है गहराई में जाएंगे तो g का मान घटेगा, गहराई में भी g का मान घटेगा और जब इतना गहराई में चले जाएंगे कि हम केंद्र पर चले जाएंगे तो वहाँ पर भी g का मान क्या हो जाएगा, 0। केंद्र पर भी g का मान 0 और अंतरिक्ष में जाएंगे तो भी g का मान 0। तो मित्र अभी तक हम लोग ग्रेविटेशन का ये दूसरी वीडियो देखा हमने, इसमें हम लोगों ने इन चीज़ों की बात की, ऊंचाई गहराई पर जी का मान निकालने की वैल्यू की बात की और हमने इस पे जो है आपका लिफ्ट का भी बात किया। तो फिर यहाँ पर आज इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंदी हो गया। और इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी इसके वेलोसिटी पलायन वेग पर, वह भी ग्रेविटेशन की ही रहेगी। इसके वेलोसिटी रहेगी कक्षीय चाल, है ना, ऑर्बिटल स्पीड, उन चीज़ों पर बातें करेंगे। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमने अपना फ़र्ज अदा कर दिया। आपको भी अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।